साल 1971 जब पूरे बांग्लादेश में आज़ादी का जंग शुरू किया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज़ खान को लॉन्च कर देता है और इंडिया के ऊपर हमला शुरू कर देता है, जहां पर श्रीनगर, अमृतसर, अंबाला, पठानकोट और आगरा जैसे 11 जगह पर हमला किया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी आर्मी के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इसी बीच बांग्लादेश खुद को एक अलग देश घोषित करता है। साल 1947 में ही ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान को चूज करते हैं और दूसरी तरफ इंडिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित करता है। धर्म के नाम पर दो देश तो डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन एक ही लैंग्वेज और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग दोनों देश में डिवाइड हो जाते हैं, जहां पर पंजाब का आधा हिस्सा इंडिया और आधा हिस्सा पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद पूरे बंगाल का भी डिवाइडेशन किया जाता है। अर्ली 1947 में बांग्लादेश भी पार्टीशन को रिजेक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे बंगाल का वेस्ट पार्ट इंडिया के साथ रहता है और मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के साथ जुड़ने लगता है। उन लोगों का मानना था कि इस्लामी बुनियाद पर बना पाकिस्तान में उन्हें बेटर सोशल और इकोनॉमिक फैसिलिटी दिया जाएगा, इसीलिए दोनों ही देश में भारी मात्रा में माइग्रेशन किया जाता है, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी पाकिस्तान से भारत में आते हैं और दूसरी तरफ भारत से आधे से भी ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में चले जाते हैं। इस माइग्रेशन में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं। साल 1971 का वॉर एक्चुअल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में था, तो इस वॉर में इंडिया कैसे जुड़ा और कैसे पाकिस्तान के 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम 1971 वॉर के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। पाकिस्तान डिवाइड था दो हिस्सों में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 2000 किलोमीटर का। पॉपुलेशन में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ही बड़ा था, लेकिन सारे कंट्रोल्स वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम होने के बावजूद दोनों ही देशों में लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जहां पर वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी बोला जाता है और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में लोग बंगाली में बात करते थे। साल 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित करते हैं और बांग्ला लैंग्वेज को अपने डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प पेपर्स और करेंसी के ऊपर से हटाने लगते हैं। बड़ी आबादी बंगाली होने के बावजूद इन लोगों को साइड कर दिया जाता है। अपने भाषा के इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट शुरू किया जाता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं और पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होने के कारण 21 फरवरी ढाका यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स भी इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। इन सभी आंदोलन को देखते हुए सरकार पूरे देश भर में सेक्शन 144 लागू कर देते हैं और सभी आंदोलन करने वाले लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसे देखते हुए बाकी के स्टूडेंट्स और भड़कते हुए ईस्ट बंगाल असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। असेंबली फोर्स स्टूडेंट्स के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग से 5 स्टूडेंट्स मारे भी जाते हैं। उनके इस शहीद होने के दिन को बांग्लादेश आज भी लैंग्वेज डे मनाता है। सरकार के साथ बांग्ला लैंग्वेज का मांग इतना बढ़ता है कि जिसे देखते हुए 21 मार्च 1956 में बांग्ला भाषा को ऑफिशियल स्टेटस देते हैं और 23 मार्च को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करते हैं। सभी मांगे पूरा करने के बावजूद सरकार से इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में बहुत बार रूलिंग पार्टी को चेंज किया जाता है, लेकिन सरकार को चुनने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कभी भी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा पूरे बजट का 70% वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है, जबकि अपने पूरे रेवेन्यू का 65% ईस्ट पाकिस्तान से लिया जाता है। लेकिन ग्रोथ रेट में ईस्ट पाकिस्तान 2.6% और वेस्ट पाकिस्तान 4.6% की ग्रोथ रेट से आगे की तरफ बढ़ता है। इतने बड़े इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए गवर्नमेंट के साथ बंगाली लोगों का लड़ाई और भी आगे बढ़ता है। साल 1966 में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने 6 पॉइंट्स की एक मांग को रखते हैं। पार्टी लीडर शेख मुजीबुर रहमान पेश करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को पार्लियामेंट इलेक्शन में शामिल किया जाए और सेंट्रल रिसोर्सेज को यूज करने का पावर ईस्ट पाकिस्तान को दिया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान में एक अलग करेंसी हो और साथ ही एक अलग रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश किया जाए और फॉरेन एक्सचेंज का पावर दिया जाए और आखिर में ईस्ट पाकिस्तान में भी एक अलग डिफेंस फोर्स दिया जाए। इन सभी मांगे को देखते हुए वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट समझ जाते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सरकार इन सभी मांगे को रिजेक्ट करते हुए इन सभी मांगे को एंटी नेशनल घोषित करते हैं। अवामी लीग फिर भी आंदोलन करे जा रहे थे, लेकिन 14 जुलाई 1968 में
पार्टी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। जनरल आयुब खान का मानना था कि अवामी लीग इंडिया के साथ मिलकर एक अलग मुल्क बनाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन आयुब खान का ऑर्डर ईस्ट पाकिस्तान में नहीं चलता है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के एक पॉपुलर लीडर बन के उभर चुके थे, जो बंगाली लोगों का आवाज बन के उभर आते हैं। अवामी लीग को लोग अपने सुनहरे भविष्य की तरह देख रहे थे। लोगों को जैसे ही मुजीबुर रहमान का अरेस्ट होने का खबर मिलता है, पूरे देश भर के लोग सड़कों पे आ जाते हैं और पूरे देश भर में एक बड़ी आंदोलन का शुरुआत करते हैं। इतने लोगों के चाहत को देखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है। मुजीबुर रहमान के वापस आते ही पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के सरकार को गिरा देते हैं और इसी मांग को देखते हुए जनरल आयुब खान को अपने पद से रिजाइन करना पड़ता है और पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल याह्या खान। साल 1970 में पाकिस्तान में सबसे पहला जनरल इलेक्शन किया जाता है। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. वेस्ट पाकिस्तान समझते हैं कि फैसला उनके फैसले में रहेगा, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आते ही पूरे वेस्ट पाकिस्तान शॉकिंग हो जाते हैं। जहां पर इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल होती है, जहां पर 313 सीट्स में से अवामी लीग पार्टी को 167 सीट्स मिलती है, जबकि ये सारे सीट्स सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में ही मिलती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी को एक भी सीट्स नहीं मिलती है। दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी पीपल पार्टी का हालत भी कुछ ऐसा ही होता है, जिन्हें वेस्ट पाकिस्तान में 144 सीट्स मिलती है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट्स नहीं मिलती है। अवामी लीग पार्टी सरकार बनाने का जंग तो जीत जाते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इस इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर देते हैं और याह्या खान और जुल्फिकर अली भुट्टो नेशनल असेंबली को ही कैंसिल कर देते हैं। इस नाइंसाफी को देखते हुए पूरे देश भर में और एक बार जोर शोर से आवाज उठना शुरू हो जाता है और पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी का नारा उठने लगता है और सभी लोग एक होकर एक नए देश की मांग करना शुरू कर देते हैं, जो नाम बांग्लादेश बन के उभर आता है। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान सभी को वेस्ट पाकिस्तान के बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और सभी लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं, जिसका नाम मुक्ति बाहिनी दिया जाता है। मुक्ति बाहिनी का मकसद सिर्फ एक ही था, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। पूरे देश भर में ऐसे हालात को देखते हुए वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान में सभी प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हालात बेकाबू होने के कारण वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान में भारी बहुमत से मिलिट्री फोर्सेस को भेज देते हैं ताकि इन प्रोटेस्टर्स को शांत किया जाए। मुक्ति बाहिनी को रोकने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में एक बाहिनी को तैयार करते हैं, जिसे शांति बाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन शांति बाहिनी देश में शांति बजाय रखने की बजाय ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग एक अलग देश के मांग को नहीं छोड़ते हैं। ईस्ट पाकिस्तान लीडर शेख मुजीबुर रहमान का कहना है कि अगर वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट हमारे 6 पॉइंट्स को मान लेते हैं तो हम सभी लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट इन सभी मांगे को ना मानते हुए 25 मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट को शुरू करते हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट का मकसद सिर्फ एक ही होता है, बांग्लादेश की मांग करने वाले सभी प्रोटेस्टर्स को जान से मारना होता है। ऑपरेशन सर्च लाइट कोई वॉर से कम नहीं होता है। इनका मकसद था पूरे देश भर से प्रोटेस्टर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना। एक दिन के अंदर ही पूरे बांग्लादेश सदमे में पड़ जाते हैं और इसी 25 मार्च को आज भी बांग्लादेश के इतिहास का एक सबसे भयानक दिन माना जाता है। 25 मार्च को ही लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका भेजा जाता है और पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। 25 मार्च के 4 दिन पहले ही 21 मार्च को पार्टी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया था। अरेस्ट होने के पहले ही शेख मुजीबुर रहमान एक मैसेज के थ्रू पूरे बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट घोषित कर जाते हैं। This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours. इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू कर चुके थे। हेवी वेपन्स से भारी मात्रा में सिविलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अवामी लीग के सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया जाता है। इस पूरे हादसे में करीब 30 लाख लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के हाथों जान गंवाना पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर अवामी लीग पार्टी के मेंबर्स और आम आदमी भी मौजूद थे। और इसी बीच अवामी लीग के कुछ मेंबर्स बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने मदद की मांग करते हैं। इसी बीच लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आ जाते हैं एज रिफ्यूजी।
कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से भी ज्यादा सिविलियंस इंडिया में आ जाते हैं। ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे जगह पर एज रेफ्यूजी आ जाते हैं और इंदिरा गांधी सभी के लिए बॉर्डर्स खोल देते हैं और रेफ्यूजी कैंप्स में सभी को रहने दिया जाता है। लेकिन इतने सिविलियंस के पॉपुलेशन को संभालना इंडिया के लिए भारी पड़ता है। उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण उन लोगों का रहना, खाना और मेडिकल चेकअप का पूरा भार इंडिया के ऊपर आ जाता है। इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान के हालत को देखते हुए जल्दी ही कुछ करना चाहते थे। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को यह आदेश देते हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान के खिलाफ एक इमीडिएटली मिलिट्री रिएक्शन लॉन्च किया जाए ताकि बांग्लादेश जल्दी ही आज़ाद हो पाए और इन सिविलियंस को वापस अपने घर भेजा जाए। लेकिन सैम मानेकशॉ इमीडिएटली अटैक करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मॉनसून के टाइम पर पूरे बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है और अभी इंडियन आर्मी इस वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। मानेकशॉ इंदिरा गांधी को सही वक्त और सही समय का इंतजार करने को कहते हैं। इंडिया इमीडिएटली कोई एक्शन तो नहीं लेता है, लेकिन 15 मई 1971 में इंडिया ऑपरेशन जैकपॉट को लॉन्च करता है। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। इस ऑपरेशन में सैम मानेकशॉ ईस्ट पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान को और भी कमजोर कर पाए। सैम मानेकशॉ मुक्ति वाहिनी को वो सभी ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आग की गोले की तरह बरस पाए। इसी दौरान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वरेन सिंह एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जहां पर वो इंडियन डेलीगेशन को लेकर अलग अलग कंट्री जाते हैं और सभी को पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने को कहते हैं। कोई भी कंट्री इंडिया को ना तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालते हैं। दूसरी तरफ यूएसए, जिसे इंडिया अपना दोस्त भी मानता है, वो भी पाकिस्तान को उस टाइम पे हेल्प कर रहा था और यहाँ तक वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करता है। इसी बीच नवंबर का महीना आ जाता है और इंदिरा गांधी समझ गए थे कि पाकिस्तान इशू को डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता है और अब इंडिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वॉर। इंडिया को ये मालूम था कि अगर वॉर शुरू किया जाता है तो पाकिस्तान सबसे पहले वेस्ट साइड से हमला करेगा जिससे भारत को दोनों साइड से दबाया जा सके। लेकिन इंडियन आर्मी दोनों ही तरफ से पूरी तरह से तैयार बैठे थे। 3 दिसंबर को इंदिरा गांधी मिलिट्री को अटैक करने के लिए फाइनल ऑर्डर देते हैं और 4 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक फुल्ली प्रिपेयर्ड अटैक लॉन्च करने वाला था। इंडिया के इस तैयारी को देखकर पाकिस्तानी जनरल याह्या खान समझ गए थे कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। वो इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पैनिक होकर उसी दिन 3 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर देता है। शाम के करीब 6 बजे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडिया के 11 जगह पर बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। 5 घंटे के अंदर ही इन 11 जगह पर लगभग 200 बॉम्ब गिराया जाता है। पाकिस्तान इस पूरे अटैक में सिर्फ इंडिया के एयरफील्ड्स को डैमेज करते हैं ताकि इंडिया एयर अटैक ना कर पाए। लेकिन इंडिया सिर्फ कुछ ही घंटों में इन सभी डैमेज को रिपेयर कर लेता है। पहले अटैक करके पाकिस्तान सभी ब्लेम्स अपने ऊपर ले लेता है और अब बारी था इंडिया के जवाब का। रात के करीब 11:15 बजे सैम मानेकशॉ अटैक करने के लिए परमिशन मांगते हैं और 11:15 पर इंदिरा गांधी अटैक करने का डिसीजन लेते हैं और इसके साथ ही इंडिया ऑफिशियली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का हिस्सा बन जाता है। और अगले ही दिन 4 दिसंबर के दिन इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के 5 मेन रनवेज को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देते हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेवी ईस्ट पाकिस्तान के 2 मेन पोर्ट्स चिटागंज और कॉक्सेस बाजार पर पूरी तरह से हमला कर देता है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 12 एयरक्राफ्ट को लॉन्च करती है और इन 12 एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के 2 मेन पोर्ट्स को ही नष्ट कर दिया जाता है। उसी रात को इंडियन नेवी वेस्ट पाकिस्तान पे ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च करता है जिसका मेन टारगेट था कराची पोर्ट पर हमला करना। उस टाइम पे कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था और अगर कराची पोर्ट को नष्ट कर दिया गया तो पाकिस्तान ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगा। इस ऑपरेशन के लीड में थे नेवी चीफ जनरल SM नंदा। वो इंडियन नेवी को कराची पोर्ट से 460 किलोमीटर दूर रखते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात के करीब 9:30 बजे इंडियन नेवी पाकिस्तान के ऊपर एक भयानक अटैक लॉन्च कर देते हैं और पाकिस्तानी वॉरशिप्स PNS खैबर और PNS मुहाफिज को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है और पाकिस्तानी वेनस चैलेंजर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाता है। साथ ही इंडियन नेवी कराची पोर्ट के ऑयल टैंक्स को भी सक्सेसफुली हिट करता है और पूरे ऑयल स्टोरेज में भयानक आग लग जाती है। जो आग कंटिन्यूसली 7 दिन तक जलता है।
इतने बड़े बर्बादी को देखकर पाकिस्तान शांत नहीं बैठता है। पाकिस्तान ये जानता था कि इंडिया के लोंगेवाला पोर्ट पर इंडियन सोल्जर्स कम थे, इसलिए वो लोंगेवाला पोर्ट पर 2000 सोल्जर्स के साथ 59 टैंक्स को लेकर हमला शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लोंगेवाला पोर्ट पर पंजाबी रेजिमेंट बटालियन के सिर्फ 120 जवान ही मौजूद होते हैं और जिनके कमांडर थे मेजर KS चांदपुरी। वो जानते थे कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमें इंडियन एयरफोर्स का मदद चाहिए। उस टाइम पर जैसलमेर एयरबेस पर 4 एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट रात में अटैक करने के लिए कैपेबल नहीं थे, इसलिए वो पाकिस्तान को सुबह तक रोकने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पाकिस्तानी फोर्स लोंगेवाला पोर्ट से सिर्फ 300 मीटर ही दूर होता है। मेजर KS चांदपुरी अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सभी फायरिंग से पाकिस्तान के टैंक्स को कोई भी नुकसान नहीं हो पाता है और इस फायरिंग को देखते हुए पाकिस्तान वहीं पर कुछ घंटे तक रुक जाता है। रात के करीब 1 बजे पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने तार का सिंबल देखकर वो लोग रुक जाते हैं। वो लोग समझ रहे थे कि सामने माइनफील्ड एरिया को मार्क किया गया है, इसलिए वो रात को अटैक नहीं करके सुबह होने का इंतजार करते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान को देखते हुए आगे की तरफ आकर फायरिंग शुरू कर देता है और देखते देखते कुछ ही घंटों में सुबह हो जाती है। मॉर्निंग के करीब 5 बजे 4 हंटर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है और इसी हमले के साथ पाकिस्तानी टैंक्स पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस हार के साथ साथ पाकिस्तान अपने बहुत सोल्जर्स और डिफेंस सिस्टम को खो देता है। वेस्ट पाकिस्तान की तरह ही ईस्ट पाकिस्तान को भी इंडियन आर्मी 7 दिसंबर के दिन पूरी तरह से घेर लेते हैं और सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान के जेसोर को लिबरेट किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए सबसे पहले कैप्चर करना था ढाका, जो उसका कैपिटल भी था। नॉर्थ साइड से इंडियन आर्मी के ट्रूप सीलहेड टाउन को कैप्चर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इंडियन आर्मी का अब मेन टारगेट था मेघना रिवर को क्रॉस करना। लेकिन मेघना रिवर को क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं था। पाकिस्तान ने पहले ही आशुगंज में अपना एक बहुत बड़ा आर्मी तैयार रखा था ताकि इंडियन आर्मी मेघना रिवर को पार ना कर पाए। लेकिन इंडियन मिलिट्री चीफ सगत सिंह बिना लड़े ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर का यूज करके इंडियन आर्मी को मेघना के उस पर ले जाते हैं और अब ढाका को लिबरेट करना ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री अमेरिका। पाकिस्तान के सपोर्ट में USA अपने नेवी टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देते हैं, जिसमें 8 वॉरशिप्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक न्यूक्लियर लॉन्चर मौजूद था। दूसरी तरफ UK भी अपने नेवी शिप्स और अपने ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान के सपोर्ट में भेज देते हैं। पाकिस्तान UK और USA के साथ एक साथ लड़ पाना इंडिया के लिए नामुमकिन था, लेकिन शायद UK और USA ये भूल गए थे कि इंडिया के पास भी एक दोस्त मौजूद था। इंडिया के इसी हालात को देखते हुए रशिया बिना कोई देरी के ही अपने सोवियत सबमरीन्स को इंडिया की तरफ भेज देते हैं, जिसमें 5 वॉरशिप्स और 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद थे, जिससे USA और UK को अपने जगह पर ही रोक दिया जाता है। रशिया के न्यूक्लियर पावर को देखते हुए USA और UK वापस मुड़ जाते हैं। रशिया इंडिया को एक बहुत बड़े हमले से बचा लेता है और जीत के करीब लाके खड़ा करता है। दिसंबर 14 में इंडियन आर्मी पूरे ढाका को घेर लेते हैं और जनरल JFR जैकब लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनरल साइन करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन इंडियन जनरल उनसे कहते हैं कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया गया तो पाकिस्तान आर्मी के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के मौत का जिम्मेदार वो खुद होंगे और जिसके बाद वो मुक्ति बाहिनी को हमला करने से नहीं रोक पाएंगे। और जिसके बाद इस मामले को लेकर कई घंटे तक डिस्कशन किया जाता है और आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन करने से मान जाते हैं और उसी दिन ढाका के रमाना रेस कोर्स में पाकिस्तान रिजाइन सेरेमनी मनाया जाता है, जहां पर जनरल नियाजिया ने लेफ्टिनेंट जनरल GS अरोड़ा की निगरानी में पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन करते हैं और जिसके बाद वो रोते हुए अपने रिवॉल्वर को GS अरोड़ा के सामने रखते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के 93 से 95,000 सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश की आज़ादी का जंग अब खत्म हो चुका था और जिसके बाद बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह माना जाता है। इस वॉर के बाद से ही इंडियन डिफेंस पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवाता है और बांग्लादेश को उनका आज़ादी दिया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान को इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।